नमस्कार बच्चों। तो आज फिर से शुरू करते हैं। अभी तक की सीरीज में या फिर अभी तक की एनालिसिस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बार बार डिस्कशन किया। मैंने कहा था शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दो, हर शब्द को बड़ी बारीकी से समझो, क्योंकि अगर आपको शब्द का ज्ञान होगा तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आसान होगा। क्वेश्चन को आप फील कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और जब आप क्वेश्चन को फील कर पाएंगे तो आप फॉर्मूले रिकॉल करना, कॉन्सेप्ट रिकॉल करना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। मैंने हमेशा बार बार आपसे ये बात कही है कि यार कॉन्सेप्ट हमेशा तब स्ट्रांग आपके हो जाते हैं जब आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हो। क्वेश्चन जब आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में मदद करेगा तभी आप हेल्दियर एक्सपीरियंस करेंगे अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज फिर से शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को लेके। अभी तक की जो चर्चा थी उसके बाद का ये टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लगभग हर बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यार एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। और इस वर्ड को आप 12th स्टैंडर्ड में हैं या 12th पास कर चुके हैं तो इस वर्ड को आपने सुना है। केमिस्ट्री में भी आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं, और फिजिक्स में भी वर्ड सुनने को मिलता है ना। मीनिंग कहीं ना कहीं दोनों का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहां पे जनरलाइज करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है। बस इतना सा आपने फोकस करना है। ठीक है, डन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल देखो आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं कि यार मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आपको पता है डायपोल के बारे में एक पॉइंट और जानने वाली बात रह जाती है, दस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जनरली मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं। नो डाउट वो इसके मेजरमेंट को समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ना समझ पाने की वजह से कई बार अपने क्वेश्चंस में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इस वर्ड को भी अच्छे से समझना है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना, यानी इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सराउंडिंग्स में जो इसका नेचर है, जो फील्ड का नेचर है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में थोड़ा सा जानना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी दो पोजीशन पे, एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन और दूसरा एक्सियल पोजीशन में अभी डिस्कस करूंगा आपसे कि यार इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन की क्या यहां पे व्याख्या होने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल को एक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में, वैसे इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की खुद की फील्ड होती है, लेकिन इसको जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या बिहेवियर हो देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चर्चा है अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, डन। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली होता क्या है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि मैंने हेडिंग भी लिखी है इलेक्ट्रिक डायपोल। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर दो अनलाइकली चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, अनलाइकली चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी आपको पता है सबसे पहला पॉइंट आपको पता क्या है, मैग्नीट्यूड जो है यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो और जो इनके बीच गैप होना, गैप वो स्मॉल, यानी दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि आपको पता है चार्जेस अनलाइकली है ना, अलग अलग नेचर के दो चार्जेस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दो अलग अलग नेचर के चार्जेस, और अगर उनको एक पर्टिकुलर गैप पे प्लेस कर दिया जाए और आपको पता है वो गैप स्मॉल है, लार्ज डिस्टेंसेस की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं है ना। वैसे लार्ज डिस्टेंसेस पे भी इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को उस टाइम शो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है। दैट्स व्हाई उसकी ऐसा भी ना हो कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को ही एक्सप्लेन करना बंद कर दे, उस सिचुएशन में जाके उसे स्टडी कर रहे हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई ये एक चार्ज, इनके बीच का गैप को मैंने लिया 2L इसलिए क्योंकि यहां पे आप ऐसा समझ लीजिए 2L जो है वो इफेक्टिव लेंथ है और आप इसे L भी मान सकते थे। आप कहोगे सर ये
12 क्यों माना आपने, तो मैं कहूंगा आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। आप चाहो तो L मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 12 माना है, आप ऐसा, ठीक है। ठीक, तो ये इसे आप, इस सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताना हो तो आप कहोगे व्हेन टू अनलाइकली चार्जेस, क्या, व्हेन टू unlikely charges placed at a particular gap. अनलाइकली चार्जेस को एक पर्टिकुलर गैप पे प्लेस कर दिया। द सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, आप उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहने लग जाते हैं। क्लियर, आप उसे सिंपली इलेक्ट्रिक डायपोल कहने लग जाते हैं कि अगर चार्जेस को एक पर्टिकुलर गैप पे प्लेस किया, आप इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे हैं। क्लियर, ठीक है, डन। इसके अलावा एग्जांपल्स में देखें, जैसे मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो CO2, आपको पता है कि आप इसको अगर अरेंजमेंट में लिखें तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है ना, यहां के 2 पॉजिटिव चार्ज और यहां के 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी आपको पता है यहां पे ऑक्सीजन को आप आयन कह सकते हैं 2E माइनस के साथ, और यहां पे कार्बन को 2E प्लस के साथ 2 पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं, और यहां के 2, तो आपको पता है कि यहां पे इस केस में ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपको बनता हुआ यहां दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, जैसे मैं H2O की बात करूं, H2 की बात करूं तो H आयन और OH आयन, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं, H प्लस E और यहां पे HOH माइनस E, उस सिचुएशन में आप इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं। HCl, H प्लस Cl माइनस, है ना। वैसे कंबाइंडली आप इसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल, लेकिन अगर चार्ज के व्याख्या में से देखा जाए, चार्ज के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप इसे इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे एग्जांपल्स आप सेट आउट कर सकते हैं, आप आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके कुछ और भी डिस्कशंस हैं, कुछ और बेसिक से डिस्कशन। मैंने बोला ना कि हमें बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस पे नहीं जाना है, मोटिव यह है कि यार हम थ्योरेटिकली अपने आप को थोड़ा सा अप कर लें, बिकॉज ऑफ हमें बोर्ड के एग्जाम देने। बोर्ड एग्जाम में जब मुझे लिखने को लिए कहा जाए तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। इसके अलावा मेरे बेसिक से क्वेश्चन जो हैं, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन हैं या फिर जेई या नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो मेरे सॉल्व हो जाएं तो उतना इनफ रहेगा। ठीक है, जब एडवांस की बात होगी तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट एनालॉजी प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। खैर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके है। ठीक है, डन। अब इसके बाद एक वर्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, यानी इसमें हमें क्या और सीखने को मिलता है, क्या और देखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होता है क्या है, इस बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को अगर मेजरमेंट की बात कर दें तो सिंपल द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम, between them is equivalent of electric dipole momentum. Electric dipole momentum.
अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन में लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2L इफेक्टिव लेंथ इनटू वन ऑफ इट्स चार्ज, द आंसर इज 2QL, यानी P इज इक्विवेलेंट ऑफ 2QL। और अगर मैं स्मॉल लेंथ की बात करूं तो आप इसे 2QDL यानी लेंथ कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, तो इसे वेक्टर डिनोट भी कर सकते हैं, वेक्टर डिनोमिनेशन रिप्रेजेंटेशन, है ना। यानी जो इनका लेंथ कंपोनेंट है वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की लेंथ। अब आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू P इज इक्वल टू 2QL। दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, ठीक है। लेकिन यार यहां से एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन तो आपको मिल जाएगा कि यार चल मुझे एक इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है, उस डायपोल का डायपोल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल चार्ज का मल्टीप्लाई इसके इफेक्टिव लेंथ से कर दूं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मैं इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम मेजर कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फीलिंग्स नहीं है, अभी आप फील नहीं कर पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, है ना। मैंने बहुत जगह ये सर्च करने की कोशिश की, मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व करने की भी कोशिश की, यार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, लाइक फील नहीं आ पा रहा है अभी। और जब तक फील नहीं आता तब तक बात मजा नहीं देती, है ना। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, डायपोल मोमेंटम, अगर आप सिंपल से देखें तो मोमेंटम का मतलब है अमाउंट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मोशन acquired by any object, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी मोशन एक्वायर कर रखी है वो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होता है, और सॉरी वो मोमेंटम होता है। अगर आप 9th या 10th स्टैंडर्ड या फिर 11th स्टैंडर्ड में मोमेंटम वर्ड को आपने सुना होगा, वहां पे P इक्वल टू mv होता था, तो वहां पे मतलब क्या होता था, वहां पे भी मोमेंटम का मतलब हमें तो यही समझाया गया था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट ऑफ मोमेंटम। बट यार बात वहां भी समझनी है, वहां भी मैथमेटिकल मीनिंग तो आपने बता लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो आपके पास क्लियर होगी, लेकिन एग्जैक्ट अभी फ्रेम नहीं कर पाए। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मैं दो A प्लस और B माइनस, है ना, B माइनस, इसे मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। इसको मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकता हूं। इसमें से A और B में से ध्यान से देखो, हो सकता है B इज हैवियर देन A या फिर A इज हैवियर देन B। तो मुझे बताओ क्या आप कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देख पाओगे, है ना। अगर मैं भारी की बात करूं, इन द A और B में कौन भारी है मैं बात करूं, तो यहां पे B इज हैवियर देन, यानी मासेस की कल्पना में देखा जाए तो B इज हैवियर देन A। और एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों एटम में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप होने की वजह से हो सकता है कि एक पंप क्रिएट हो रहा हो, मतलब यहां से यहां तक एक मोशन क्रिएट हो रही हो, लाइक B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। तो सिचुएशन में क्या है कि एक फ्लक्चुएशन, एक मोशन क्रिएटेड है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि एक बैलून लो और बैलून को बीच से होल्ड करो, पहले एक उसमें गैस भरी हुई होल्ड करो, तो आपको पता है कि अगर आप उसे प्रेस करोगे तो दो डंबल्स क्रिएट हो जाएंगे, डंबल्स। आपको पता है उसका अगर मोशन, डंबल्स का मोशन ऑब्जर्वेशन में रहेगा कि कभी इस साइज, ये वाला साइज बड़ा, कभी ये वाला साइज छोटा, कभी ये वाला साइज बड़ा, कभी ये वाला साइज छोटा, इस टाइप की एक मोशन ऑब्जर्व करने को मिल सकती है, मोशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, मोशन दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, क्लियर। और कहीं ना कहीं मोमेंटम होने की वजह क्या है, दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कॉज ऑफ मोमेंटम, क्लियर। देन तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, इस बात को थोड़ा सा आप इंटरप्रेट कर चुके हैं। वैसे एक बात बता देना चाहता हूं
कि अभी तो आपके केवल ऑब्जर्वेशन है, मैं आगे की क्लासेस में या फिर मैं अलग से आपको इनके मीनिंग कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक बार आपको वो एक एनालिसिस दे दूं जहां पे बेसिक नॉलेज आप कलेक्ट कर सको, एक ऐसी नॉलेज जो नॉलेज आपके एग्जाम्स के लिए हेल्दियर रहे, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका टाइम अभी वेस्ट ना हो। प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है डायपोल जो होते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, है ना, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। यानी अगर मैं डायपोल की बात करूं तो डायपोल की अगर बात करूं तो डायपोल किसी मॉलिक्यूल का होगा, मतलब डायपोल कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एज अ डायपोल बिहेव कर रहा होगा। अब उन मॉलिक्यूल में भी फर्दर दो टाइप से चीजें देखने को मिली, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। वैसे मैं आपको पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर डायपोल के बिहेवियर में कहीं ना कहीं कैपेसिटर आगे वाले टॉपिक को उसमें डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं यहां पे उसके एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आगे मैं वहां पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जब डाइलेक्ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूं तभी मैं आपको पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैंने अभी दो बातें आपसे डिस्कस की। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द सेकंड वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। इज दिस ओके और नॉट? डन, क्लियर। तो आज की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैंने बोला ना कि मुझे और पॉइंट्स आपसे क्या डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डायपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपको पता है कि डायपोल, वैसे मैं जब आपको फील्ड के ऑब्जर्वेशन दे रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज एक गैप पे प्लेस किया जाता है और इफेक्टिव लेंथ अगर 2L है तो यहां पर उसका फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ऐसे देखने को मिलता है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से डाइवर्स होके नेगेटिव में जाके कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। इस टाइप से फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन था। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस डाइवर्ज होते दिखाई दे रही हैं और नेगेटिव में कन्वर्ज होते हैं। दिस इज द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेट करके दे चुका हूं कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है तो आप उस केस में इस टाइप से फील्ड डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे जाके फील्ड को स्टडी करूं, द पॉइंट P इज नोन एज एक्सियल पोजीशन। आप इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और इस पोजीशन को अगर मैं एक पॉइंट Q ले लूं तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। दिस इज द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड यानी उसका साम्राज्य कैसा होता है तो आप ऐसा नोटिस कर पा रहे हो कि यार लाइक इस टाइप का शेप, यानी एक वाटरमेलन शेप बन के तैयार हो रहा है इसके अराउंड फील्ड का, ठीक है ना। तो मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन पे फील्ड को जाके स्टडी करना। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन क्यू पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्यू पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो वहां से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसमें इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी। दिस इज E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज। अगर मैं इस पोजीशन को यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x मान लूं, ठीक है, तो आपके पास ये लेंथ कितनी है? ये है L, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। ये वाली पोजीशन भी होगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये चार्ज पता है,
गैप पता है, चार्ज पता है, गैप पता है। अगर चार्ज पता है, गैप पता है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के जिस फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से पता है जब आप डायरेक्शन डिक्लेयर कर चुके होते हो तो फिर चार्जेस के साइन लेने की आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और सिखाई वेक्टर एनालिसिस में कि अगर कभी भी कुछ वेक्टर्स प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनको ब्रेक करके एक्सिस पे ला सकते हो। तो आपको पता है E ड्यू टू प्लस क्यू का एक कंपोनेंट यहां पे E ड्यू टू प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा, अगर इस एंगल को आप थीटा मानोगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, E ड्यू टू कॉस थीटा। और दिस इज द E ड्यू टू प्लस क्यू ऑफ साइन थीटा। यहां पे अगर मैं इस वेक्टर को रिजोल्यूट करूं तो मेरे पास एक रेजोल्यूशन यहां पे और एक रेजोल्यूशन दिस इज द E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू कॉस थीटा, और एक रेजोल्यूशन यहां पर E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू साइन थीटा। अब बहुत अच्छे से पता है, देखो अब E ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू एंड E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू मैग्नीट्यूड में सेम दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन में यानी एक डायपोल से वाई एक्सिस पे, अगर इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0, क्योंकि आपको पता है इफेक्टिव एंड कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो E टुवर्ड्स वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0, और अगर मैं E ड्यू टू टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे मेरे पास कंपोनेंट क्या मिलने, दैट इज 2 E ड्यू टू प्लस क्यू ऑफ यानी E टुवर्ड्स x दैट इज E ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू कॉस थीटा एंड प्लस ऑफ E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू कॉस थीटा। ये दो वैल्यू मिलती हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से मैं इसे 2E कॉस थीटा लिख सकता हूं, और E की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। यहां से फर्दर इसे सॉल्व करें तो ऊपर मिलेगा 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका स्क्वायर करने से अंडर रूट घट जाएगा और इसके ऊपर पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं एक सिंपल डायपोल की बात करूं, अगर मैं एक शॉर्ट डायपोल की बात करूं, किसकी बात करूं, शॉर्ट डायपोल की बात करता हूं। शॉर्ट डायपोल के लिए x इज मच ग्रेटर देन ऑफ l, दैट्स व्हाई पहले स्क्वायर को लीव कर सकते हो, तो यहां पे मिलता है E इज इक्वल टू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल, दैट इज 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 3, यहां से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x के बीच में एक इस टाइप का रिलेशन आपको देखो फॉर वेरी शॉर्ट डायपोल। अगर मुझे डायपोल के बारे में कोई भी टर्म डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं बताएगा कि डायपोल छोटा है, तो उस केस में मेरे पास जनरल फॉर्मूला इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे ये मिलती है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट डायपोल डिक्लेयर कर दिया है तो ये मेरे पास आंसर है। आपको पता है 2QL P के बराबर है, P इज इक्वल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। ये मेरे पास रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ है, टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक फ्रेम कंसीडर करता हूं एक्स और वाई प्लेन में, ये डन। ऐसे ही अगर आप फील्ड के नेचर को देखो तो फील्ड इधर से इधर की तरफ भी होगी, ये कर्व नेचर भी होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी एक्स डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में नहीं होगी। तो E टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन भी मुझे क्या मिलने वाला है, 0 ही
मिलने वाला है। तो ई टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन भी 0 मिलने वाला है और ई टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन भी मुझे 0 मिलने वाला है। क्लियर है ना? डन। सो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशन प्लीज आप थोड़ा सा फील करें। पहले हम डेरिवेशनल पार्ट पे चलते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहे होते हैं कि यार मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वही अप्रोचेस हमें हेल्प करती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन आप देखेंगे, ये अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूं, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच में एक पर्टिकुलर गैप जिसकी लेंथ 2L, ये इक्विटोरियल पोजीशन, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये अगर मैं डिस्टेंस यहां से सेंटर ऑफ पोजीशन से मैं इसकी डिस्टेंस को x मान लूं, तो अगर मैं इस चार्ज से उस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू x माइनस ऑफ l, और अगर मैं इस चार्ज से इस पर्टिकुलर चार्ज की गैप पोजीशन की गैप देखूं तो मुझे देखने को मिल रहा है x प्लस ऑफ l। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां से वो कितनी दूर है, तो आप कहेंगे x माइनस एल, प्लस क्यू चार्ज से वो वाला पॉइंट कितनी दूर है, दैट इज x प्लस ऑफ l। अगर मैं सेंटर ऑफ पोजीशन से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे जाके कैलकुलेट करनी है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, दैट इज E ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू चार्ज। बहुत अच्छे से पता है आपको डाइवर्जिंग फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, दैट इज E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज। आपको पता है कि माइनस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस सेम है, इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसका मतलब E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज इज ग्रेटर देन ऑफ E ड्यू टू माइनस प्लस ऑफ क्यू चार्ज इन मैग्नीट्यूड, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इस डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर माइनस क्यू चार्ज इधर और प्लस क्यू चार्ज इधर होता तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको राइट हैंड में देखने को मिल रही होती। वो डिपेंड करता है कि किस चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई चैलेंज देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, मुझे चार्ज पता है, गैप पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है x प्लस ऑफ l का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर। मैं अब को डिक्लेयर कर चुका हूं कि जब भी मुझे डायरेक्शन पहले से ही मैंने बताई कि उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस टाइम मुझे चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेने की जरूरत है, वहां पे साइन कन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे ई नेट फाइंड आउट करना है, तो ई नेट मुझे बहुत अच्छे से पता है, E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज माइनस ऑफ E ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे जो बड़ा है उसको से माइनस सबसेट जिससे मैं डायरेक्शन कैप्चर आउट कर पाऊं। तो E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस ऑफ l का होल स्क्वायर। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं डेरिवेशन में, लेकिन मैंने बोला डेरिवेशनल पार्ट हम थोड़ा सा जल्दी कर लें, क्योंकि मुझे आपको इस सीरीज के बाद यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन से फोकस करूंगा। मुझे लगता है तब नीट और जेई के पेपर नजदीक होंगे या बोर्ड के पेपर नजदीक होंगे, तो उस समय हम केवल और केवल पेपर्स की एनालिसिस कर रहे होंगे, पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मैं केवल और केवल इसे कंटेंट रिच बनाना चाहता हूं, जिससे अब जब आप इस टॉपिक पे आए, इन टॉपिक पे पढ़ने आए, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉमन है दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस ऑफ l का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम लें तो आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस ऑफ l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। दिस इज द आइडेंटिटी जो आप यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा, ओपन करें, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2 2xl प्लस ऑफ माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर प्लस ऑफ 2xl डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो E नेट नाउ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर l स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज 4xl
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। आपको पता है इसमें 2 इंटू 2, तो 2 इसमें से एक 2 क्यू एल जिससे P बन जाता है, तो मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू एल इंटू 2x अपॉन 2 क्यू एल इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। 2 क्यू एल को P कहते हैं, तो P इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन। दिस इज जनरल फॉर्मूला। बट फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर मैं शॉर्ट डायपोल की कल्पना करूं, शॉर्ट डायपोल बहुत अच्छे से पता है, शॉर्ट डायपोल का मतलब x इज मच ग्रेटर देन ऑफ l, यहां पे l स्क्वायर को आप लीव कर सकते हैं, तो मुझे मिलेगा p इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 4, यहां से ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, है ना। मैंने बोला डेरिवेशनल पार्ट इसलिए कि मेरे वो प्यारे बच्चे जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको रैंडम स्टडी कर पाए। और ये है शॉर्ट डायपोल के लिए। यहां पे इफेक्टिव डे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करी जाए तो ई नेट की डायरेक्शन ई ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज की तरफ ही होगी, क्योंकि ई ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इफेक्टिव ज्यादा है, इस वजह से नेट भी उस डायरेक्शन में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसको मैंने जनरलाइज किया इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन पे मैं इसे जनरलाइज कर पा रहा हूं, और मैंने ये देखो ऑब्जर्वेशन आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके दिए। डन। तो एक फंडामेंटल सी बात है, एक बेसिक सी एनालिसिस है, यहां पे बहुत ज्यादा अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में ही देखने को मिल रही है। वो इफेक्टिव राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किधर की तरफ हो सकती है, इन पोजीशन पे मैं स्टडी करने लग गया तो आपको टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली, ठीक है। डन। इसके अलावा मैं अगर इन्हीं पॉइंट्स पे पोटेंशियल की बात करने जाता हूं, लाइक मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल की बात करने जाता, है ना, तो मुझे यहां पे बहुत ज्यादा अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल यहां पे पता है E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dv अपॉन dr, ये रिलेशन आपको पता है, तो माइनस ऑफ dv इज इक्वल टू e dr, ठीक है। यानी अगर मुझे y डायरेक्शन में पोटेंशियल की बात करनी है, ठीक है, y डायरेक्शन, अगर आज पूछूं कि इधर की तरफ यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पोटेंशियल क्या होगा, यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर जनरल लैंग्वेज में आप इसे सॉल्व करने जाओ तो E पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, एंड V ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात, ये V ड्यू टू प्लस ऑफ क्यू चार्ज एंड ड्यू टू, आप देख पा रहे हैं दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अगर V नेट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता क्या मिलेगा, 0। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप जब पोटेंशियल सॉल्व करने गए तो आपको 0 मिला। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि E टुवर्ड्स y डायरेक्शन कितना है, तो dvy अपॉन dy, यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, यस 0 है। y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। तो आपको पता है ये 0 आपको तभी मिल सकता है, ये 0 तभी मिल सकता है जब v कांस्टेंट हो, यानी v हर पॉइंट पे सेम हो, मतलब इस पूरी लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो आप पता है इसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन भी कह सकते हैं।
ऐसी ही एक परपेंडिकुलर लाइन भी होगी जो भी इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। क्यों इक्विपोटेंशियल लाइन होगी? बिकॉज ऑफ हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। डन। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको सेम देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अगर पूछा जाए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। इस पॉइंट का हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। ऐसे ही अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करूं तो जेड डायरेक्शन में अगर जेड लाइन ड्रॉ की जाए तो उस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? जीरो है। ठीक है। डन। तो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन जीरो है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना? डन। वहीं पे मैं अगर बात करूं एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन में v ड्यू टू प्लस ऑफ q चार्ज दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x प्लस ऑफ l, एंड v ड्यू टू माइनस ऑफ q चार्ज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन माइनस q अपॉन x माइनस ऑफ l, x माइनस ऑफ माइनस q चार्ज पे जिस पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव v नेट कैलकुलेट करने की बात कहूं तो आपको दोनों को ऐड कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1/x प्लस ऑफ l माइनस ऑफ 1/x माइनस ऑफ l। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस ऑफ l माइनस ऑफ x माइनस ऑफ l अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर, क्रॉस में x से x कैंसिल, तो मेरे पास यहां पे मिल रहा है माइनस ऑफ 2ql माइनस ऑफ 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर। ये तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर नेगेटिव में क्या शो करना चाहता है? नेगेटिव क्या शो करना चाहता है? नेगेटिव ये शो कर रहा है कि यार यहां पे पोटेंशियल किसकी वजह से ज्यादा है? जिस चार्ज की वजह से पॉइंट नजदीक है, तो माइनस की वजह से नजदीक है, इस वजह से आंसर क्या आया? नेगेटिव साइन के साथ आया। अगर प्लस क्यू के साथ होता नजदीक, तो ये आपके पास आता। क्लियर है ना? तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक डायपोल हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बोला ये बेसिक आइडियाज, बेसिक एनालिसिस है, लेकिन बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके हम बात यहीं पे कंप्लीट करने वाले नहीं हैं, है ना? वैसे इसके बारे में बहुत कुछ और जानना है, लेकिन मैंने बोला ना कि जब यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको और ब्रेकेज मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा आइडिया और मिलने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चंस की सीरीज में बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर पार्ट को लेके मैक्सिमम टाइप ऑफ सिचुएशन, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे चल आने वाली सीरीज। लेकिन सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखना चाहता हूं। एक्सटर्नल फील्ड, उसकी खुद की फील्ड है बट मैं उसे एक्सटर्नल फील्ड में रख के देखना चाहता हूं। तो रख देते हैं कि ये एक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड से यूनिफॉर्म फील्ड मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि मेरे पास यूनिफॉर्म फील्ड है और मैंने इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास ये है, ये दिस इज द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, डन। प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो प्लस क्यू चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, और आपको पता है इधर की तरफ इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, है ना? यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ। ठीक है। F नेट कितना है? तो F नेट आपके पास है क्यू ई माइनस ऑफ क्यू ई, द आंसर इज 0। यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका जो F नेट होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फोर्स नेट ये है। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, कैसी होती? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक फोर्स आपके पास होता दैट इज QE1 और एक फोर्स आपके पास होता माइनस ऑफ QE2, जिसकी वजह से F नेट इज नॉट इज इक्वल टू 0। वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है फोर्स नेट 0 नहीं होता, लेकिन अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स नेट 0 होता। अब इसके बाद मैंने क्या किया? अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे इसको पाइवोट कर दूं, इस पॉइंट पे मैं इसको पाइवोट कर दूं, तो जब मैं इस पॉइंट पे इसको पाइवोट करूंगा तो आपको पता है ये वाला फोर्स इसे कुछ इस टाइप से रोटेट कराने की कोशिश करेगा, लाइक दिस। ठीक है।
रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल पाइवोटेड एट पॉइंट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे पाइवोट कर दो, किसी भी पॉइंट पे पाइवोट, किसी पॉइंट के अराउंड आप इसे पाइवोट कर दो, जब इसे, तो इसका मतलब कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट करने लग गए। ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये लेंथ कितनी है, दैट इज 2L। किस एंगल पे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर रखा है, थीटा डिग्री एंगल पे प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मैं पाइवोट कर दूं, तो अगर टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फोर्स कितना है, क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के अराउंड वो घूमने वाला है। तो आपको पता है फोर्स जो है, फोर्स ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी, ये आपके पास फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी, अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 2L। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 2L साइन थीटा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2L साइन थीटा। अब उसको यहां प्लेस कर सकते हैं, 2L साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 2QL E साइन थीटा, 2QL को P कहते हैं, तो PE साइन थीटा, या फिर आपसे लिख सकते हैं P क्रॉस E। दिस इज द इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है दैट इज P क्रॉस E। अगर मैं P और E की बात करूं, P और E की बात करूं, तो यहां पे मेरे पास P यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा अलग अलग है, यहां पे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है, माइनस टू प्लस। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम P आपके पास P वेक्टर ये है और E वेक्टर आपके पास ये है, E वेक्टर, दिस इज द E वेक्टर, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, अपनी फिंगर्स को P से क्रॉस, तो टॉर्क किधर की तरफ है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। तो इस प्लेन पे, यहां पे अगर इसको आप स्टडी कर रहे हैं तो जो टॉर्क है वो है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क आपके सामने यहां पे स्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। अब टॉर्क एक्ट होगा तो एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब इस पे काम कर रही है, जो बाहरी फील्ड है इसे टॉर्क एक्ट कर रही है, अगर वो टॉर्क एक्ट कर सकती है तो इस पे काम भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर काम कर सकती है तो मैं देखा वो वर्क कितना हुआ, मान लेते वो θ1 डिग्री एंगल पे प्लेस था, पहले डायपोल θ1 डिग्री एंगल पे प्लेस था और वो थोड़ा सा घूम के वो θ2 डिग्री पे आ गया। तो वर्क कैलकुलेट करना, तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। टाउ हैव अ वैल्यू इज PE sin थीटा, θ1 टू θ2 ऑफ डी थीटा। P कांस्टेंट है तो आपने P को बाहर किया, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos थीटा एंड θ1 टू θ2, दिस इज रिटन एज PE अपर लिमिट माइनस ऑफ cos θ2 एंड प्लस ऑफ cos θ1, सो PE is cos θ1 माइनस cos θ2। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड उसे रोटेट करके θ1 डिग्री से θ2 डिग्री पे टर्न कर देती है, तो हाउ मच वर्क शुड बी डन बाय द फील्ड, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। इफ द वर्क डन बाय द फील्ड इज दिस, नाउ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, change in potential energy of the electric dipole is should be equal to work done, so work done that is equal to PE cos θ1 minus of cos θ2, this is the change in electric potential energy of electric dipole due to, यानी this is the reducing reason। तो अगर पूछा जाए कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल θ1 डिग्री से θ डिग्री टर्न कर जाता, अपने आप टर्न करता है, तो सिस्टम की एनर्जी लगातार डाउन हो रही होती है। अगर आपने उसे खुद टर्न किया होता तो सिस्टम की एनर्जी अप हो गई होती, क्योंकि आपने फील्ड के विरुद्ध काम किया है। तो आपको यह समझना थोड़ा सा जरूरी है
कि यार कहीं फील्ड काम कर रही है, अगर फील्ड काम कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाएगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। और अगर वर्क डन आप कर रहे हो, आप डायपोल को उस फील्ड में मूव करा रहे हो, तो आप फील्ड के विरोध में घुमा रहे हो, और विरोध में घुमा रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं 100% एनर्जी अप होगी उस सिस्टम की। तो ये बात थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में लेना, जो कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो दिस इज द बेसिक आइडियाज अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जो बेसिक सी एनालिसिस आपके दिमाग में होनी चाहिए वो मैं आपको यहां पे डिस्कस करके दे चुका हूं। वैसे इसके अराउंड फील्ड का ऑब्जर्वेशन, इसके अराउंड पोटेंशियल का ऑब्जर्वेशन नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फील्ड को ड्रॉ करना, पोटेंशियल को ऑब्जर्व करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन मैंने बोला ना कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप फीलिंग्स के साथ इनको लेके चलो और अपने दिमाग में इसको सेट करके रखो, आप आसानी से आगे चीजें समझ पाओगे। ठीक है, अब मेरे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके ही है, तो यार पहले मैं उन पर चर्चा कर लेता हूं आपसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला ना कि अभी मैं केवल और केवल वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं जो एनसीईआरटी रेफरेंस बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं प्रीवियस 5 इयर्स के एनालिसिस ये दे रहा हूं कि यार जेईई या नीट के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बुक की लाइन से ही उठ के क्वेश्चन आ रहा है, वो एक्सरसाइज से उठ के आ रहा है, वो एडिशनल एक्सरसाइज से उठ के आ रहा है, वो लाइन से उठ के आ रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहीं बाहर नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा बियॉन्ड लिमिट, मतलब लिमिट से बाहर नहीं है। तो मेरे पास क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है? फॉर डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल के सेंटर से, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से बहुत दूर, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज, है ना। यार देखने को क्या मिल रहा है? देखने को यही मिल रहा है कि अगर आप किसी डायपोल की बात करते हैं और डायपोल से बहुत दूर की बात करते हैं, ये डायपोल, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज। आप जब दूर गए और इक्विटोरियल पोजीशन पे जाके स्टडी किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना मैग्नीट्यूड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी आर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था ई वैसे वैसे डिक्रीज कर रही थी। और जब आप एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करने गए, जब आप एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करने गए तब भी आपको ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ही मिला, यानी आर इंक्रीज कर रहा था तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर आप एक रैंडम पोजीशन की बात करें, किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करें, फार अवे फॉर शॉर्ट डायपोल, है ना, ये यहां की बात करें तो मुझे वो डिपेंड करता है, ये एंगल है, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, और यहां से आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी R जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे वैसे डिक्रीज कर रही थी। तो यहां पे तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो इलेक्ट्रिक डायपोल से तो R जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करते हैं, नॉट जीरो। तो यहां पे ये बात कहनी थोड़ी सी गलत है। सेम इन इक्विटोरियल प्लेन एज वेल एज एक्सिस ऑफ डायपोल, मोर इन केस ऑफ इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल एज एन कंपेयर टू एक्सिस ऑफ डायपोल। तो आपको पता है सेम, पहली बात तो ये बात है कि जिस चेंज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड विद द चेंज इन डिस्टेंस, तो जैसे जैसे अब मैग्नीट्यूड में नो डाउट अगर मैं पूछूं एट एक्सियल, क्या वो डबल होता है 2 टाइम्स एट इक्विटोरियल वो डबल होता है, मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी वो डबल होता है। ठीक है, लेकिन चेंजेस तो बराबर ही देखने को मिलेंगे ना। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो जिस रेट में, जिस वे में E टुवर्ड्स x डायरेक्शन बढ़ रहा है उसी वे में y डायरेक्शन में भी चेंज होगा, सेम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मोर केस ऑफ इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल एज कंपेयर टू द एक्सियल, ना ये मोर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज नहीं करना चाहिए। मोर इन केस ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल एज कंपेयर टू द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ डायपोल। तो मैंने बोला ना डिपेंडेंसी केवल r पे है, नो डाउट वो मैग्नीट्यूड में डबल था, लेकिन डबल था, इनिशियली डबल था, चेंजेस तो कहीं ना कहीं एक सेम चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पे 2 इज अ राइट आंसर। यहां पे दूसरा जो है वो राइट आंसर। सेम चेंजेस देखने को मिलते हैं जब आप डायपोल से दूर जा रहे होते हैं, आपको पता है वो डेरिवेशन हम अभी रिसेंटली कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्विटोरियल,
तो आपको पता है इक्विटोरियल पोजीशन पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज की बात करता था, ठीक है, और मैं किसी इक्विटोरियल पोजीशन पे जाके स्टडी करता था, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ थी? टुवर्ड्स दिस, इस डायरेक्शन में थी, ई थी, और वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल। आपको ये देखने को मिले था, ठीक है। और लिखा है दूसरा डायपोल मोमेंटम। डायपोल मोमेंटम हमेशा आप किधर से देखते हैं? मैंने बोला था डायपोल मोमेंटम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देखने को मिल रही है? इधर की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी यहां की तरफ, दोनों अपोजिट है। विल बी पैरेलल? नो। विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन? यस। विल बी इन परपेंडिकुलर और नॉट रिलेटेड। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आप रिलेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी है, अभी हम जब एनालिसिस कर रहे थे, तो आप आसानी से यहां पे इस बात को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देख लेते हैं। यहां पर भी बहुत ग्रेट एनालिसिस नहीं, हमने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया, उसी शायद निकल के आएगा। इफ अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, देन द टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिला था? दैट इज पीई साइन थीटा। तो यहां से आप इसको लिखते हैं पी क्रॉस ई, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इज इक्विवेलेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को क्या मिलता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लिखा है इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द शार्प डायपोल एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन पे ई ए है, तो आपको पता है ई एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब वेयर x इज मच ग्रेटर देन ऑफ l। और अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन की बात करूं तो e इक्विटोरियल की बात करूं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। साफ साफ दिख रहा है, तो e एट एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ e एट इक्विटोरियल के है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप आंसर e एट एक्सियल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e एट इक्विटोरियल पोजीशन। मुझे लगता है कि हम डेरिवेशनल पार्ट को अगर करके ध्यान से आए तो मुझे यहां पे मुश्किल देखने को नहीं मिल रही, आसानी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एट व्हाट एंगल बिटवीन एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो टॉर्क T इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, और आपको पता है ये मैक्सिमम, अगर मुझे इसे मैक्सिमम डिक्लेयर करना है तो sin थीटा की वैल्यू मुझे मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा कितनी होती है 1। तो sin थीटा इज इक्वल टू कब होती है? sin 90 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जब इलेक्ट्रिक डायपोल को आप एक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस करते तो उस टाइम उस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, दैट इज 1। मुझे लगता नहीं कि आपको यहां पे भी मुश्किल देखने को मिली होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ज्यादा समय अपना नहीं व्यतीत करते हैं क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जस्ट अभी रिसेंटली हमने किया है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बिल्कुल बात ठीक है, q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2x। द एक्सिस ऑफ डायपोल इज from positive charge to negative charge, from negative charge to positive charge, perpendicular to the line joining। एक्सिस किसे माना जाएगा? एक्सिस किसे माना जाएगा? मैंने बोला ना कि एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो आपको पता है एक्सिस ऑफ डायपोल कभी भी ये तो नहीं होगी, एक्सिस तो परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग तो नहीं होगी। तो इसमें मैं कौन से आंसर दूं? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे आप P की डायरेक्शन को कैसे डिक्लेयर करते थे? तो 2ql वेक्टर। तो L वेक्टर कैसे डिक्लेयर करते थे? L वेक्टर वही है जो P की डायरेक्शन, P किधर से होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक्सियल पोजीशन क्या बताएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा? 2, सेकंड इज राइट आंसर। मैंने बोला था एनसीईआरटी बुक का, अब जनरली स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने मुश्किल हो जाती है, वो सोचते हैं कि यार मैं एक्सिस तो नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों बोल सकता हूं, ऐसे कैसे डिक्लेयर करोगे? तो मैंने बोला ना कि इफेक्टिव लेंथ की जो डायरेक्शन है, और इफेक्टिव लेंथ की डायरेक्शन वही है जो मोमेंटम की डायरेक्शन है। मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां लेते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। या फिर आप ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तरफ जाती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसका जस्ट अपोजिट टू द मोमेंटम होता है। इससे रिलेटेड अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है। आपके पास कुछ और भी है। मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत अच्छे से पता है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मुझे लगता है कि यहां पे भी अभी जस्ट हमने एनालिसिस इस पे की है, क्लियर, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको कुछ वर्क भी देता हूं। हर बार मैंने आपसे बोला कि कुछ वर्क आपके लिए, ये प्लीज आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करना। मेरे पास ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहां पे, एक क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एक क्वेश्चन और ये है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने डिस्कस करने हैं।
आपने एक्सपीरियंस करने की यारी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। वैसे मैंने बोला ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अलग से सीरीज में आपके सामने लेके आऊंगा। मैंने बोला ना कि 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और आप बिलीव करिए 200 में मैं वो सारे कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश करूंगा जो कॉन्सेप्ट 11th एंड 12th में कंप्लीटली बन सकते हैं। मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने फ्रेम आउट हो सकते हैं वो सारे मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी एनर्जी के साथ। मैं आप लोगों से भी ये चाहता हूं कि प्लीज आप थोड़ा सा कनेक्ट करें इस सीरीज के साथ, और आगे आने वाली सीरीज, आगे आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज से जब आप कनेक्ट करेंगे तो बिलीव रखिए मैं आपको एक एनालिसिस देके उस अप्रोच को क्लियर कर दूंगा जहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।